नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चित्तन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चमोली को स्वच्छ और आदर्श जनपद बनाने की दिशा में सभी विभाग मिलकर काम करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड, गोपीनाथ समेत अनेक देवस्थल मौजूद हैं। देश का प्रथम गाँव माना भी चमोली में ही है। इस सीमांत जनपद को स्वच्छ बनाना हम सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद चमोली से बहने वाली सभी नदियों को स्वच्छ रखा जाए। नदियों में जाने वाले कूड़ा करकट और गंदे नालों का ट्रीटमेंट किया जाए। नदी किनारे लोगों को जागरूक किया जाए। उद्गम स्थल से लेकर संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में हमारी नदियां स्वच्छ और निर्मल होकर बहें। इसके लिए सभी लोग इसको अपने कार्य संस्कृति लाते हुए मिलकर काम करें। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस जहां पर स्थानीय मुद्दों में केदारनाथ मंदिर के दिल्ली में बनने वाले मंदिर को लेकर आरोप लगाने का काम कर रही है, जबकि दूसरी तरफ इस विषय पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। सीएम अब केदार वासियों को भरोसा दिला रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि ये सब कांग्रेस का दुष्प्रचार है, जिसके पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दों को उठा रही है और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ में अपनी चुनावी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए इसके स्टार प्रचारक ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि देश और दुनिया में शिव के सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया 13वां ज्योतिर्लिंग भी दिल्ली में स्थापित करना चाहती है, जिसका जनता ने पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2 झटके पहले लग चुके हैं, जो कि एक बद्रीनाथ में लगा, दूसरा मंगलोर में और अब तीसरा झटका केदारनाथ में लगने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस से सिर्फ दुष्प्रचार करना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि कांग्रेस केदारनाथ में जनाधार खो रही है, इसलिए ऐसे ही बयानबाजी कर जनता को बांट रही है। आज ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूँ कि फरवरी 2015 में जब हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और गणेश गोटियाल जी ने डीकेटीसी के चेयरमैन रहते हुए मुंबई के बसई में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था, वो बताएं लोगों को। उनको बताना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, उस समय क्या मंदिर बना था कि नहीं बना था। मैं बाबा केदार के इस मंच से कोई झूठी बात नहीं बोलना चाहता। उनसे पूछना चाहिए उस मंदिर के शिलान्यास में क्या हरीश रावत जी मौजूद थे कि नहीं थे। आप सभी को पता है ऐसा हुआ था, लेकिन तब ये कांग्रेस के नेता, ये कांग्रेस के पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता कहाँ गए थे भैया, कहाँ सो रहे थे उस समय। हमने तो बड़ा कानून बना दिया, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने उस समय कोई कानून क्यों नहीं बनाया। किसी मंच पर आकर बोले कि हम उस मंदिर के शिलान्यास में नहीं गए थे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग को अन्यत्र जगह स्थापित नहीं किया जा सकता है। बद्रीनाथ मंदिर है, मंदिर तो आप बना सकते हैं। तो देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है, ये सरकार 13वां ज्योतिर्लिंग बनाने की कोशिश कर रही थी। तो भाई लोगों में विरोध तो होगा ही। हम अपने गरेमान में क्या झांके, अपने गरेमान में तो सरकार को झांकना चाहिए। अगर हमने बद्रीनाथ के परिप्रेक्ष्य में कुछ किया था तो बद्रीनाथ क्यों हार गए? है जवाब मुख्यमंत्री के पास? कोई जवाब नहीं है। अब जो है खिसियानी बिल्डी खम्बा नोची। कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ रही है, खींच कांग्रेस की सामने आ रही है। उसी का नतीजा है कि सख्त भू कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सुभाष कुमार समिति, फिर कैबिनेट का डिसीजन, फिर उसके क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर पे उच्च स्तरीय समिति का गठन, और अब
अंतिम रूप देने के लिए उसको कोई लूप होल ना रह जाए। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ACS मेंबर, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार जी उसके मेंबर, पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार जी उसके मेंबर, पूर्व DGP अनिल रतूड़ी जी उसके मेंबर, पूर्व सचिव सुरेंद्र सिंह रावत जी उसके मेंबर। तो इतने अनुभवी अधिकारियों की एक टीम बना करके कहा कि भाई इसको फाइनली ये देख ले कि कोई छोटी किसी तरह का कोई लूप होल तो नहीं रह जाए। उसके लिए आज बाकायदा गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में ये लोग बैठने जा रहे हैं। तो इसकी बजाय सराहना करने के कि इतना शानदार काम हो रहा है उत्तराखंड के श्रीनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैकुंठ चतुर्दशी मेले में यहां पर पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम दौरे से पहले कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही कार्यक्रम से पहले कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन भी किया गया। धन सिंह रावत ने कहा कि इस साल भी भव्य तरीके से मेला आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन सीएम खुद करेंगे। सीएम दौरे से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। धन सिंह रावत ने आगे कहा कि 7 दिनों तक मेले की चकाचौंध रहेगी। निष्ठान दंपति पूरी रात हाथों में दिया लेकर कमलेश्वर महादेव मंदिर में संतान सुख की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करेंगी, जिनके लिए कि अगली सुबह भोजन व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही पहली बार मेले में साहसिक खेल गतिविधियां भी जो है वो शामिल होंगी, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देंगी। सालों की भांति इस बार भी बैकुंठ चतुर्दशी का मेला जो है एक बहुत अच्छे स्वरूप में हम मनाने जा रहे हैं। कल इसका विधिवत उद्घाटन होगा। कल हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। आज हम लोगों ने सबने भूमि पूजन यहाँ पे किया है। इस बार 2-3 नई चीजें हमने इसमें जोड़ी हैं। एक तो धारी देवी से एक यात्रा निकलेगी और कमलेश्वर मंदिर में जो है वहाँ का जल चढ़ाया जाएगा। दूसरा, इस बार एयर बैलून को भी हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। जैसे पिछली बार मैंने देखा होगा आपने कि यहाँ पे धारी देवी से जहाँ तक नाव चलाई थी, उसमें काफी बच्चों ने भाग लिया था। फिर जो हमारे हर साल के भांति बच्चे भाग लेते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, हमारे हर प्रकार के यहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत पौराणिक मेला है। दूसरा, इस बार ये भी किया हम लोगों ने कि जितने लोग खड़े दिए में आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे निसंतान दंपति आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था दे रखी है कि जब वो व्रत से जो है फारिग होंगे तो यहाँ पे एक भंडारा का आयोजन किया जाएगा। और कमलेश्वर मंदिर को आपने देखा होगा कि उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी काफी हम लोग काम कर रहे हैं और हर सालों के बाद। उत्तराखंड में लंबे समय से सख्त भू कानून लागू करने की मांग की जा रही है। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर ठोस पहल करने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में अब जल्द ही सख्त भू कानून लागू किया जाएगा, जिसके तहत बाहरी लोगों द्वारा प्रदेश में जमीनों की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम सीमा क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर जमीनों को बाहरी व्यक्ति खरीद सकते हैं, लेकिन नियमों को दरकिनार कर काफी संख्या में लोगों ने जमीनों की खरीद फरोख्त यहाँ की है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कि कृषि कार्य के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीदी, लेकिन उनका वो किसी भी तरीके से खेती के लिए उपयोग नहीं कर रहे। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी लगातार की जा रही है और इस मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही सख्त भू कानून लागू हो जाने के बाद भी उनका उद्देश्य ठीक नहीं है, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सख्त भू कानून की बात अलग है, लेकिन जो लोग यहाँ पर सकारात्मक रुख और लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से आ रहे हैं, उनकी बात अलग है। इसके साथ ही जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके करियर सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है वो कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खूबसूरत है। यहाँ की सुंदर वादियों की आप बात करें, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से बात करें, यहाँ के लोगों के ईमानदारी की बात करें, तो ये हमारा उत्तराखंड सभी को आकर्षित करता है। लेकिन जो हमारे यहाँ बाहर के लोग आने का, जिस तरह से आपने कहा कि वो आगे फार्म हाउस बनाएंगे, ये सब करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत जल्द एक सख्त भू कानून ला रहे हैं। उसके दायरे में जो भी आएगा उसका स्वागत है। जो खाली इसलिए आएगा कि यहाँ पे मौज मस्ती करने या उस प्रकार का
गलत करके करें वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी हमारी सरकार उसके लिए अपने कानून हमारे हैं, उसके लिए कानून काम करेगा। लेकिन जो बहुत जल्दी अब सख्त भू कानून आएगा तो उसी दायरे में सभी को उसको पालन भी करना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। इस पर भू कानून पे चर्चा होगी, ये अलग विषय है। हाँ, ये बात जरूर है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो सभी लोग अपराधी नहीं है। कुछ लोग हमारे व्यापार में, हमारे राज्य की उन्नति में लाभ भी पहुंचा रहे हैं, तो उन सबको एक साथ रख के नहीं देखा जा सकता। हाँ, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड खराब है, उन लोगों को यहाँ भूमि खरीदने के या इस तरह की चीजें नहीं होने की। भूमि खरीदने से पहले बाहर वाले। देहरादून में सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। देहरादून के आशा रोडी में उस समय बड़ा हादसा हुआ जब 6 गाड़ियां आपस में टकराकर पलट गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक बुधवार देर रात एक कंटेनर देहरादून से सहारनपुर जा रहा था, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो बेकाबू हो गया। कंटेनर की अगर बात की जाए तो उसने पहले सामने से आ रही कार को टक्कर मारी, इसके बाद कंटेनर ने सामने से आ रही यूटिलिटी वाहन को टक्कर मारी और कुछ देर से उसे घसीटता हुआ ले गया। इससे यूटिलिटी वाहन पलट गया। इसके बाद बेकाबू कंटेनर सड़क किनारे खड़े 2 कंटेनरों को टकराकर पलट गया। हादसे में यूटिलिटी में बैठे पिता पुत्र वाहन से नीचे दब गए और 55 वर्षीय सुखदेव निवासी सहारनपुर की मौत हो गई। उनका पुत्र सुधांशु अभी घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद कंटेनर चालक जंगल की तरफ फरार हो गया और अभी पुलिस द्वारा पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। उधर से आ रहा था सहारनपुर की साइड से। इस केस का सबसे बड़ा कारण जो है, यहाँ जो सेल टैक्स वाले खड़े रहते हैं वो है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने सब्जी वाले को हाथ दिया, बिल्कुल सही नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था, नॉर्मल स्पीड से। उस टैंकर की स्पीड जरूर तेज थी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था। अगर वो सब्जी वाले को ना रोकते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। उन्होंने सब्जी वाले को डंडा दे के रोका। अच्छा, ऐसे डंडे से उसके आगे उसने ब्रेक मारे, पीछे से मैंने ब्रेक मारे, ठीक है ना। उससे बिल्कुल जस्ट पीछे में था, मेरे जस्ट पीछे एक टैंकर था। कालसी से कोठी की ओर जा रही एक कार हरिपुर कोटी मार्ग पर चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और छिब्रो पावर हाउस करीब नदी में जा गिरी, जिसकी सूचना मिलते ही थाना कालसी की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया गया और घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल विकासनगर में दाखिल करवाया गया। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अंकित पुत्र दिलीप सिंह निवासी ग्राम जामना जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के रूप में की गई है। देहरादून के सर्वे चौक IRDT ऑडिटोरियम देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने शिरकत की। कार्यशाला में पर्वतीय खतरों के आंकलन और चुनौतियों पर चर्चा की गई। वहीं पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल हजारों लोगों की मृत्यु होती है, संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचता है। आपदाओं के प्रभाव से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैज्ञानिक आंकलन के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में विभिन्न सरकारी संस्थानों, IIT और संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन में हिमालयी ढलानों के खतरों, सुरंग बनाने की चुनौतियों और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के निर्माण के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर विचार विमर्श किया गया। आप जानते हैं कि पहाड़ों पे आपदा जो आती है उसका प्रकार थोड़ा सा अन्य जगहों से अंतर होता है। विभिन्न प्रकार की आपदा आती हैं, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं, तो हम लोग उसी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला आयोजित किए हैं, जिससे हम उसके कारणों को जान सकें और कैसे निदान कर सकते हैं उसका, हम कैसे उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, कैसे लॉस को कम कर सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला रखी गई है। हमारा प्रयास होगा कि कार्यशाला सफल रहे और लोगों को इसका लाभ मिल सके। सचिव पेयजल शैलेश बगोली ने विकासखंड गैरसैन्य की सारेग्वार पेयजल योजना का स्थायी निरीक्षण किया। सारेग्वार पेयजल योजना के निरीक्षण के साथ साथ सचिव पेयजल ने बहारी सेन पेयजल योजना का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव ने ग्रामीणों के साथ साथ और जितने भी लोग वहां मौजूद थे उनके साथ संवाद किया। यहाँ ग्रामीणों द्वारा सभी घरों में कनेक्शन और पेयजल सुचारू करने की मांग की गई। सचिव
शैलेश बगोली ने ग्राम समिति के एक फिटर नियुक्त करने की योजना के लिए यहाँ पर हस्तांतरण करने के साथ ही रख रखाव करने हेतु प्रेरित किया गया। देहरादून में तय समय के बाद भी खुल रहे अगर बात करें तो पब और बाजारों के खिलाफ डेरा जिलाधिकारी द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। देहरादून डीएम सचिन बंसल खुद कार चलाकर कार्रवाई की अगुवाई कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। रात करीब 11 बजे और 11 बजे के बाद भी ये जो टीम है डीएम के साथ निरीक्षण करने के लिए पहुंची और डीएम के नेतृत्व में गठित 5 टीमों ने शहर में स्थापित पब और बार पर निर्धारित समय के बाद ही संचालन करने के लिए छापेमारी की। वहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सवीन बंसल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका जो कंसर्न है वो सही है। जो अंडर एज हमारे कस्टमर्स की भी कंप्लेंट्स काफ़ी ज्ञात हो रही हैं। तो जब ये अभियान इंटेंसिवली और आगे चलता रहेगा तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे, इंक्लूडिंग एज, इंक्लूडिंग टाइम परमिशंस, इंक्लूडिंग आईडीज ऑफ द एम्प्लॉयज और जो स्टॉक रजिस्टर्स हैं जिस स्टॉक के लिए उनको परमिशंस दी गई हैं। तो ये सभी एस्पेक्ट्स हमारे चेकिंग अभियान में आएंगे और नॉट ओनली पेनल्टी, so these cases will be dealt with sternly, सख्ती से इनको डील किया जाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री के ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवीन सिंह भुल्लर द्वारा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि एनटीएफ को उत्तराखंड के समस्त जनपदों में कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसका पालन करने के लिए देर रात एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डीलर तस्कर तालिब खान को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार तालिब खान के पास से 261 ग्राम अवैध स्मैक की बरामदगी की गई, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ये तालिब खान है अभियुक्त और मूलतः मजनूपुर बरेली का रहने वाला है और इसकी कस्टडी से 261 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और कारगिल ब्रांच थाना पटेलनगर क्षेत्र देहरादून में ये अरेस्ट हुआ है। और ये जो स्मैक रिकवर हुई है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए है और ये यहाँ पे सप्लाई करने आया था। जिनको ये सप्लाई करने आया था उनके नाम भी कुछ प्रकाश में आए हैं, उस पर फर्दर हम लोग काम कर रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जुडिशियल कस्टडी के लिए इस बार दिया जा रहा है। हाँ, उनके बारे में जानकारी मिली है, उन पर हम काम कर रहे हैं। जैसे वो अरेस्ट होंगे आगे कार्रवाई होगी फिर आपसे शेयर करेंगे। और 2,500 का इनाम इसमें मेरी तरफ से फिलहाल टीम को करा गया है। और इसका ये है कि ये लाके यहाँ पे कई तरीके के जो बूट लेगर पैडलर्स हैं उनको आगे सप्लाई करता था, उनके कुछ नाम भी प्रकाश में आए हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस में। उनके नाम भी हम तफ्तीश में खोलेंगे और उनको भी अकाउंट फॉर किया जाएगा। कुछ इसके यहाँ के कस्टमर्स थे जो फर्दर आगे डिलीवरी करते थे। तो चलिए अब आपको चमोली ले चलते हैं, जहाँ पर कि गौचर मेले का शुभारंभ जो है वो सीएम धामी द्वारा किया गया। वहाँ पर वो स्वयं पहुंचे और इस दौरान उन्होंने संबोधन भी किया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। श्री नंदिया जी और हमारे जिलाधिकारी संदीप तिवारी जी और संदेश पवार जी यहाँ के पुलिस अधीक्षक एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस गौचर मेले के शुभारंभ अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, हमारे विद्यालयों से आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे पत्रकार मित्रों एवं सहायकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर मेरे के शुभारंभ अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है
कि भगवान बद्रीनाथ जी, भगवान गोपीनाथ जी और हमारे साथ भगवान बाबा केदार की पावन भूमि पर आप सभी के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भाई बहनों, अभी आपने धरती दावत की बोल रहे थे कि 1943 से ये मेला पहली बार हुआ था और ये मेला भारत तिब्बत के बीच होने वाला सीमांचल के हमारे जनजातियों के और सीमांचल के वासियों के लिए ये प्रमुख व्यापार का केंद्र हुआ करता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह मेला और एक गति से आगे बढ़ा और इसका नाम औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले के रूप में इसको आयोजित करना शुरू हुआ। 7 सितंबर से 80 मई से इस मेले का आयोजन हमारे राज्य के लिए हम सब क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण परंपरा जो बन चुकी है। आज मेला हमारे राज्य के प्रमुख और ऐतिहासिक मेलों में से जिसमें सरकार की विभिन्न विभाग सक्रिय होकर जिसमें प्रतिभाग करते हैं। भाई बहनों, ये मेले हमारे जीवन में इनका बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि हमारी जो समय परंपराएं हैं उनको सजाने का काम करते हैं, उनको और पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपना बहुत अद्वितीय योगदान देते हैं। साथ ही साथ मनोरंजन और सामाजिक जीवन गुजारता है। हम सबको विलायत का बहुत बड़ा भाषण करते हैं। आज के समय में बहुत सारे हमारे पास संचार के साधन हो गए। आज हर प्रकार की क्रांति हो रही है, डिजिटल क्रांति हो रही है, IT के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। उसके बावजूद भी हम सबको मेरे के ऊपर हमारे संबंधों को साझा करना, एक दूसरे से आपसी का भाव बनाने के लिए दिलों का अपना बहुत बड़ा काम होता है। और इसका बताऊं तो मैं कहता हूं इस मेले का और जब पहुंचे 4 जनवरी 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सचिव के रूप में और व्यक्तिगत की शपथ ली थी। सबसे मेरा प्रयास रहा है कि हर बार मेले में आप आगे प्रतिभा करूं और ये मेला जौनपुर का मेला दोनों मेले एक देते हैं। वह भारत तिब्बत नेपाल को जोड़ने वाला व्यापारिक केंद्र का मेला है और यह मेला भी भारत तिब्बत के व्यापार को 2024 का शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे थे और वहां पर लोगों को संबोधित करते नजर आ रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।